सोचिए कि क्या हम भाषा के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ विचारों का आदान प्रदान करते हैं? क्या हम इसके माध्यम से हमारी जो भावनाएं होती हैं, हमारे जो इमोशंस होते हैं, उसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं? और पतंजलि की जो सबसे प्रसिद्ध रचना है उसका नाम क्या है? महाभाष्य। और महाभाष्य में उन्होंने क्या किया, ये जो सूत्र पद्धति में संस्कृत था, संस्कृत व्याकरण में पूरा का पूरा, उसको उन्होंने एकदम आसान भाषा में लिखा। ये भी याद रखना है कि जब भी हम आपसे संस्कृत व्याकरण में किसी सवाल का आंसर पूछें अगर आपको ना पता हो तो आप आँख बंद करके क्या बोलेंगे? 4, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर सवालों का जवाब क्या है? 4। तो कैसे हैं आप लोग? सब ठीक चल रहा है? हाँ, मैं तो हमेशा ठीक ही रहता हूँ, और बस थोड़ा जुकाम हो गया, तो अगर बीच बीच में मुझे खांसी हुई तो आप ऐसा समझेंगे कि आपके सामने आपके घर का सबसे बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है, और आप वो समझ के मुझे माफ़ कर देंगे ना। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। अब देखिए, आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा कल की क्लास के बारे में रिवाइज़ कर लेते हैं। और अभी कभी आपने सीरियल देखा होगा, तो सीरियल में क्या होता है, पहले वो ये बताते हैं कि कल क्या हुआ था, कल किसने किसको मारा था। तो हम भी दरअसल वो समझ लेते हैं कि कल की क्लास में हमने क्या क्या बातचीत की थी। तो आपको पता ही है कि कल की क्लास में हमने मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पे बात किया था। और सबसे पहले क्या था कि हमने संस्कृत का सिलेबस समझा था कि हमें पूरे का पूरा संस्कृत में क्या क्या पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव के लिए क्या पढ़ना है, फिर सब्जेक्टिव के लिए क्या पढ़ना है। और दूसरी हमने ये बात की थी संस्कृत हमें क्यों पढ़ना है, और हमने आपको बताया था कि अगर क्लास 10th में बच्चे फेल होते हैं तो सबसे ज़्यादा या तो वो मैथ में फेल होते हैं या फिर संस्कृत में फेल होते हैं। तो हमें आप चाहते हैं कि आपका रिज़ल्ट ठीक हो तो आपको संस्कृत और मैथ विशेष रूप से पढ़ना, बाकी सारे विषय भी पढ़ने हैं और उनके साथ में ये भी पढ़ना है। और फिर तीसरा हमने समझा था कि हमें किस तरह से पढ़ना है, और हमने आपको बताया कि हम अपनी क्लास की शुरुआत व्याकरण से करने वाले हैं। तो आपको ये बातें समझ में आ रही है? चलिए, तो हम आज की क्लास में व्याकरण को पढ़ेंगे। पर व्याकरण को पढ़ने से पहले मेरा ऐसा मानना है कि हमें ये समझना ज़रूरी है कि दरअसल भाषा क्या होती है, क्योंकि संस्कृत दरअसल में क्या है, भाषा है। और बिना भाषा को समझे अगर हम सीधा व्याकरण शुरू करें तो ये आपके साथ दरअसल अन्याय होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा संक्षेप में भाषा को समझेंगे और फिर हम व्याकरण के ऊपर बात करेंगे। तो आपको ये बातें समझ में आ रही है? चलिए, तो हम पहले यही समझते हैं कि भाषा दरअसल क्या है। अच्छा, आपको एक बात जान के आश्चर्य होगा कि मानव सभ्यता ने आज तक जितना विकास किया है, जितनी तरक्की की है, उसमें 2 चीज़ों का योगदान सबसे ज़्यादा माना जाता है। और ऐसे कहते हैं कि सबसे पहली जो चीज़ है वो हमारा दिमाग है। और हमारे इतिहास में एक चीज़ हुआ था जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, आप कभी पढ़ेंगे उसके बारे में। और दूसरी चीज़ है हमारी भाषा। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी जानवर होते हैं उनके पास भी अपनी भाषा होती है, और आजकल ऐसे बहुत सारी ऐप्स भी आ गई हैं जिससे हम जानवरों से भी कम्युनिकेशन या फिर बातचीत कर सकते हैं। पर जानवरों के पास क्या दिक्कत है कि उनके पास उतनी उन्नत भाषा नहीं है जितनी उन्नत भाषा हमारे पास होती है। तो भाषा का हमारे जीवन में ये महत्व है। खैर, अब देखिए, अगर हम भाषा की बात करें तो ऐसा कहते हैं कि भाषा शब्द जो है जिस धातु से बना है वो कौन सी धातु है? भाष धातु। जब हम बात करेंगे कि धातु क्या होती है, पर अभी आप सिर्फ इस बात को समझें कि भाषा शब्द किस धातु से बना हुआ? भाष धातु से। और इस भाष धातु में एक प्रत्यय लगा हुआ है, और वो प्रत्यय कौन सा है? आ प्रत्यय। अब देखिए, अभी अभी हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, वो शब्द क्या है? धातु। अब धातु का वो मतलब नहीं है जो आप बता रहे हैं। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि धातु तो लोहा होता है, धातु तो तांबा होता है। ये बात सही है, पर यहाँ पे धातु का वो मतलब नहीं है। धातु के लिए जो अंग्रेजी शब्द हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, उसको हम कहते हैं रूट। अच्छा, अगर हम संस्कृत पढ़ाते पढ़ाते बीच में अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आप बुरा तो नहीं मान जाएंगे? ठीक है, चलिए। तो धातु के लिए जो हम अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? रूट। और रूट का मतलब क्या होता है? दरअसल जड़, किसी चीज़ का मूल। और धातु की परिभाषा क्या होती है कि क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और आगे जब हम संस्कृत में लकार व्यवस्था पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे धातु के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो आपको समझ में आ रही है धातु? और अगर ना समझ में आए
तो अब अभी के लिए धातु और क्रिया को क्या करेंगे, एक मान लेंगे। अब ऐसा समझे कि धातु और क्रिया क्या है, एक ही बात है, इसमें कोई अंतर नहीं है। और आगे हम इसके बीच के अंतर को क्या करेंगे, समझ लेंगे। और क्रिया का मतलब आपको पता ही है, आपने बचपन से पढ़ा होगा। क्रिया का मतलब क्या होता है, काम। जिसमें शब्द से किसी काम का बोध हो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया। जैसे पढ़ना, पढ़ते पढ़ते सो जाना, पढ़ते पढ़ते बात करना, ये सब क्या है, क्रिया है। और क्रिया का मतलब क्या होता है, काम। तब ऐसा समझे कि भाष में दरअसल क्या है, क्रिया है। तो इसका मतलब भी कोई ना कोई काम होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, कहना या फिर बोलना। और इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जिसके माध्यम से हम कुछ कहते हैं या फिर बोलते हैं वही क्या होती है, हमारी भाषा होती है। तो आपको ये बातें समझ में आ रही है। अब देखिए भाषा में एक प्रत्यय लगा हुआ है और वो प्रत्यय कौन सा है, अप्रत्यय। अच्छा, आप प्रत्यय को समझते हैं। देखिए जब आप संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे या फिर हिंदी व्याकरण भी पढ़ेंगे तो इसमें शब्द निर्माण के, किसी शब्द को बनाने के 4 तरीके होते हैं। एक तो होता है संधि, दूसरा होता है समास, तीसरा होता है उपसर्ग और चौथा प्रत्यय होता है। तो ये चारों के चारों क्या है, दरअसल शब्द बनाने के तरीके हैं। और अभी 2 बातें समझ ही लीजिए। एक तो शब्द होता है उपसर्ग और दूसरा क्या होता है, प्रत्यय। देखिए उपसर्ग क्या होता है, जब हम किसी शब्द के पहले किसी शब्द को जोड़ते हैं और उससे हम किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय क्या होता है, जब हम किसी शब्द के बाद में किसी शब्द को जोड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक शब्द या धातु क्या है, भाष। और भाष में हमने क्या लगाया है, आप प्रत्यय। अगर हम इसको अलग से लिखें तो अगर हम भाष में आप प्रत्यय लगाएंगे तो हमें कौन सा शब्द प्राप्त होगा, भाषा। तो आपको ये बात समझ में आ रहा है कि भाषा शब्द किस तरह से बना हुआ है। तो इसमें एक तो क्या है, भाष है, धातु है, और दूसरी कौन सी प्रत्यय है, आप प्रत्यय है। और भाष धातु और आप प्रत्यय को मिलाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा, भाषा। तो आपको यहाँ तक की क्लास समझ में आ रही है। चलिए अब देखिए आपके मन में आ रहा होगा कि सर आपने भाषा का मतलब तो समझा दिया और इसकी परिभाषा तो बताई ही नहीं। और बिना परिभाषा के आप लोग की जो आत्मा है वो तो रपने लगती है, क्योंकि हमें बचपन से आदत होती है हर चीज़ की परिभाषा याद करने की। तो हम थोड़ा सा बात करेंगे भाषा के परिभाषा के ऊपर। और आपने बचपन से भाषा का परिभाषा याद कर ही रखा होगा कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। अब देखिए ये परिभाषा दरअसल पूरी सही परिभाषा नहीं है, इस परिभाषा में एक त्रुटि है और हम बचपन से बिना कुछ सोचे समझे उसी परिभाषा को याद करते रहते हैं। तो हम थोड़ी सी बात करेंगे आज की इस परिभाषा के ऊपर। अब देखिए आपने अभी कहा कि भाषा क्या होती है, जिसके माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वही क्या होती है, भाषा होती है। अब देखिए इस परिभाषा में त्रुटि या फिर लूप होल क्या है। आप सोचिए कि क्या हम भाषा के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ विचारों का आदान प्रदान करते हैं, क्या हम इसके माध्यम से हमारी जो भावनाएं होती हैं, हमारी जो इमोशंस होते हैं, उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, बहुत सैड है या फिर बहुत खुश है और वो इस फीलिंग को किसी को बताना चाहता है तो वह भाषा के माध्यम से क्या कर सकता है, बता सकता है। पर हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारे विचार तो नहीं हैं, उन दोनों में अंतर होता है, इमोशंस और विचार में। तो हम आपको ध्यान रखना है कि भाषा के माध्यम से हम सिर्फ और सिर्फ विचारों को व्यक्त नहीं करते हैं, विचार के साथ साथ हम इमोशंस को भी व्यक्त कर सकते हैं, जैसे खुशी को या फिर सैडनेस को, दुखी उदासी को। और इसके अलावा मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपसे ये कहा कि भाई तुम्हें पता है अमेरिका में राष्ट्रपति बदल गए हैं, अमेरिका का नया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन गया है। आप सोचिए ये बात जो है वो ना तो हमारी विचार है, ना हमारी क्या है, भावना है, पर फिर भी हम हिंदी भाषा का प्रयोग करके इस बात को सामने वालों को बता रहे हैं। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि भाषा के माध्यम से हम सिर्फ उसी विचार को व्यक्त करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि भाषा के माध्यम से हम किसी फैक्ट को, फैक्ट का मतलब क्या होता है, तथ्य, या आप इसको जानकारी भी कह सकते हैं।
तो हम भाषा के माध्यम से किसी तथ्य को, किसी जानकारी को भी व्यक्त कर सकते हैं। तो हम जब भी भाषा की परिभाषा लिखेंगे तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। और हम परिभाषा किस तरह से लिख सकते हैं कि हम कुछ भी जिसके माध्यम से व्यक्त करते हैं वो क्या होती है, हमारी भाषा होती है। चाहे हमारे वो विचार हो, चाहे हमारी भावना हो, चाहे कोई फैक्ट या फिर जानकारी हो, वो सब किसके माध्यम से व्यक्त करते हैं, भाषा के माध्यम से। तो आपको ये जो परिभाषा वो समझ में आ रही है। चलिए अब देखिए, परसों की क्लास में कल के क्लास में हमने आपको बताया था कि हम जब भी किसी भाषा को पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको दो हिस्सों में बांटकर पढ़ते हैं। अब किसी भी भाषा को पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़े, हिंदी पढ़े, संस्कृत पढ़े। इंग्लिश पढ़ेंगे तो हम साहित्य के लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं लिटरेचर। और आप लोग इंग्लिश शायद नहीं पढ़ा होगा, पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे लिटरेचर जैसा शब्द सुनेंगे। तो हम भाषा को क्या करते हैं, दो हिस्सों में बांटकर पढ़ते हैं। और पहला हिस्सा हमने आपको बताया, अगर आपको याद होगा तो, ये पहला हिस्सा क्या होता है, साहित्य। और जो दूसरा हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, व्याकरण। और हमने आपको बताया भी कि हम संस्कृत की क्लास की शुरुआत कहाँ से करेंगे, व्याकरण से। पर अब देखिए यहाँ पे एक दिक्कत क्या है। देखिए संस्कृत व्याकरण में ऐसा कहते हैं कि संस्कृत व्याकरण के दरअसल दो भाग हैं, दो अलग अलग संप्रदाय चलते हैं। और वो दो संप्रदाय कौन कौन है? देखिए एक जो संप्रदाय है उसको हम कहते हैं ऐंद्र संप्रदाय, और जो दूसरा संप्रदाय है उसको हम कहते हैं माहेश्वर संप्रदाय। अच्छा, आपको नाम से थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा ये किसके बारे में बात चल रही है, हो रहा आइडिया? चलिए, तो व्याकरण, संस्कृत व्याकरण के कितने संप्रदाय माने जाते हैं? दो संप्रदाय। सबसे पहली जो संप्रदाय है वो कौन है, ऐंद्र संप्रदाय। और जो दूसरी संप्रदाय है वो कौन सी है, माहेश्वर संप्रदाय। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा कि संप्रदाय क्या होता है, पहले ये तो बता दीजिए। देखिए संप्रदाय दरअसल क्या होता है, अगर हमको संप्रदाय का सबसे आसान मतलब समझाएं तो आपको सिंपली ये समझना है कि किसी एक तरह की जो विचारधारा है उसके मानने वाले लोगों का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, संप्रदाय कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो जैन धर्म है उसके दो संप्रदाय होते हैं, एक तो श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। फिर बौद्ध धर्म में भी दो अलग अलग संप्रदाय होते हैं, एक को हम कहते हैं महायान, दूसरा को हम कहते हैं हीनयान। तो संप्रदाय का आसान मतलब क्या है कि एक तरह की विचारधारा को मानने वाले लोग। तो संस्कृत व्याकरण में भी क्या है, अलग अलग तरीके के दो लोग, दो तरह के लोग हैं और वो उनकी जो मान्यता है वो अलग अलग है। और उसी के आधार पर दो क्या बन गए, संप्रदाय बन गए। अब देखिए पहला संप्रदाय कौन है, ऐंद्र संप्रदाय। और ऐंद्र संप्रदाय क्या मानते हैं कि संस्कृत व्याकरण की जो शुरुआत है वो ब्रह्मा जी से हुई है। और फिर ब्रह्मा जी के माध्यम से होते होते जो वो संस्कृत व्याकरण वो ऋषियों के पास पहुंची और ऋषि से फिर सामान्य लोगों के पास पहुंची। जबकि माहेश्वर संप्रदाय के लोग क्या मानते हैं कि संस्कृत व्याकरण की शुरुआत शंकर भगवान या शिव जी से हुई है। अब देखिए आपके मन में आ रहा होगा कि सर हमें कौन सा व्याकरण पढ़ना है। देखिए हम जिस व्याकरण को पढ़ते हैं या फिर जो व्याकरण ज़्यादा प्रचलित है वो कौन सा व्याकरण है, माहेश्वर संप्रदाय का। और माहेश्वर संप्रदाय क्या मानता है कि संस्कृत व्याकरण की शुरुआत कहाँ से हुई है, शंकर या फिर शिव जी से। और आगे की क्लास में हम बात करेंगे कि ऐसा ये लोग क्यों मानते हैं। अच्छा, आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा और उस व्यक्ति का नाम है पाणिनि। और पाणिनि को हम संस्कृत का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। और पाणिनि जिस संप्रदाय का व्यक्ति है वो भी कौन संप्रदाय है, माहेश्वर संप्रदाय। तो हम जो व्याकरण पढ़ेंगे उसमें हम किस व्याकरण की बात करेंगे, माहेश्वर संप्रदाय वाले व्याकरण की। तो आपको ये बात समझ में आ रही है। चलिए अब देखिए जब भी हम संस्कृत व्याकरण को पढ़ते हैं तो उसमें एक शब्द का प्रयोग बार बार आपको देखने को मिलेगा। और वो शब्द दरअसल क्या है, देखिए आप जब भी कभी संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे तो आपको एक शब्द मिलेगा जिसको हम कहते हैं त्रिमुनि। और त्रिमुनि का मतलब क्या है,
ठीक है। संस्कृत व्याकरण जिन लोगों की देन है, ऐसा कहते हैं कि उनमें सिर्फ उनमें 3 व्यक्तियों का योगदान क्या है, सबसे ज़्यादा है, और उन 3 व्यक्तियों के कारण ही आज हम संस्कृत व्याकरण को पढ़ पा रहे हैं। और सबसे पहले व्यक्ति कौन है? हाँ चलिए, तो सबसे पहले व्यक्ति का नाम क्या है? पाणिनि। और जो दूसरे व्यक्ति है उनका नाम क्या है? कात्यायन। और तीसरे व्यक्ति जिनका नाम आप सबने सुना ही होगा, और इनके प्रोडक्ट्स भी हम अपने डेली लाइफ में क्या होते हैं, यूज करते रहते हैं, वो कौन है? पतंजलि। तो जब भी आपको त्रिमुनि शब्द देखने को मिले तो आपको क्या समझना है? इन्हीं तीनों मुनियों के बारे में। एक तो पाणिनि, दूसरे कात्यायन, और तीसरे क्या हो गए? पतंजलि। अच्छा ठीक है, कात्यायन का कभी कहीं दूसरा नाम भी हमें देखने को मिलता है। तो कात्यायन को ही कुछ लोग वररुचि भी कहते हैं। तो कहीं आपको कात्यायन पढ़ने को मिले, वररुचि पढ़ने को मिले, तो आप इन दोनों को क्या करेंगे? एक ही समझेंगे। अब ऐसा समझेंगे कि ये इनके घर का नाम है और क्या है, ये इनके स्कूल का नाम है। तो उनके साथ कुछ ऐसा ही था। अब देखिए, अगर हम पाणिनि की बात करें तो हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि पाणिनि दरअसल क्या है, संस्कृत के जनक है, और इन्होंने एक बुक लिखी है। उस बुक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी से आपको समझ में आ रहा होगा कि इस बुक में पूरे के पूरे कितने चैप्टर्स हैं, कितने अध्याय हैं? तो 8 अध्याय है, और इसलिए इस किताब का नाम क्या है? अष्टाध्यायी है। और इस बुक लिखने के कारण ही हम पाणिनि को क्या करते हैं? संस्कृत व्याकरण का जनक मानते हैं, उसके पिता मानते हैं। आप लोग बचपन से बहुत सारे विषयों का पिता याद कर रखा होगा, जैसे कंप्यूटर के पिता, इंग्लिश के पिता। तो उसी तरह से आपसे पूछे कि संस्कृत व्याकरण के पिता या फिर जनक कौन है, तो उस व्यक्ति का नाम क्या है? पाणिनि। अब देखिए, पाणिनि के बारे में ऐसा कहते हैं कि पाणिनि ने इस पूरे के पूरे पुस्तक को जिस पद्धति में लिखा है, वो पद्धति क्या है? सूत्र पद्धति। पाणिनि ने इस पूरे के पूरे किताब में बस सूत्र लिखे हैं, बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हैं। जैसे आप मैथ में बहुत सारा फार्मूला याद करते होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी तरह से पाणिनि ने पूरे के पूरे अष्टाध्यायी को बहुत सारे सूत्रों में बांधा है। और आपसे पूछे कि इस पुस्तक में कितने सूत्र हैं, तो आपको बताना है कि इस पुस्तक में लगभग 4000 सूत्र है। तो आपको ये बातें समझ में आ रही है पाणिनि के बारे में। चलिए, अब दूसरे व्यक्ति कौन है? कात्यायन। और कात्यायन को हम कहते हैं वार्तिककार। हमेशा क्यों कहते हैं? क्योंकि कात्यायन ने जिसकी रचना की है उसको हम कहते हैं वार्तिक, और इसलिए कात्यायन को हम क्या कहते हैं? वार्तिककार। अब देखिए, आपके मन में आ रहा होगा कि वार्तिक क्या होता है। देखिए, जब पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की तो उसमें बहुत सारी नहीं, थोड़ी बहुत त्रुटियाँ थी, और उस त्रुटियों को जिस व्यक्ति ने दूर किया उसका नाम क्या है? कात्यायन। और उन्होंने वार्तिक लिखकर ही इस त्रुटि को दूर किया था। और तीसरे व्यक्ति कौन है? पतंजलि। और पतंजलि की जो सबसे प्रसिद्ध रचना है उसका नाम क्या है? महाभाष्य। और महाभाष्य में उन्होंने क्या किया? ये जो सूत्र पद्धति में संस्कृत था, संस्कृत व्याकरण था पूरा का पूरा, उसको उन्होंने एकदम आसान भाषा में लिखा, और उसके बाद से संस्कृत व्याकरण काफ़ी रोचक, काफ़ी सरल हो गया, और सब लोग इसको पढ़ना शुरू कर दिए। इसलिए पतंजलि का संस्कृत व्याकरण में विशेष योगदान माना जाता है। तो आपको इन तीनों मुनियों के बारे में समझ में आ रहा है। चलिए, तो अब देखिए, अब सही टाइम होता है ग्रामर को शुरू करने के लिए, और हम चाहते तो पहले सीधे सीधे ग्रामर को भी शुरू कर सकते थे, पर इतनी बात अगर हम समझ लेते पहले, तो हमारे लिए ग्रामर पढ़ना या फिर व्याकरण पढ़ना क्या होता है? आसान होता है। अब देखिए, व्याकरण छोड़िए, आपको किसी भी भाषा को पढ़ना हो तो उस भाषा को पढ़ने के लिए कितनी चीज़ें ज़रूरी होती है। अगर आपसे कोई पूछे, हमको दुनिया का कोई भी भाषा पढ़ना हो, चाहे हिंदी पढ़ना हो, चाहे संस्कृत पढ़ना हो, चाहे इंग्लिश पढ़ना हो, देखो उस भाषा में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? 4 बातें पढ़नी होती है, और हम उन चारों बातों को ही पढ़ लेते हैं, और हमारा भाषा क्या होगा? पूरा हो जाएगा। आपसे पूछे
कि वो सबसे पहली चीज़ क्या है, तो उसको हम कहते हैं ध्वनि व्यवस्था। दूसरी चीज़ क्या है, तो उसको हम कहते हैं शब्दावली। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाषा पढ़ने के लिए कितनी चीज़ें ज़रूरी होती है, तो क्या याद रखना है, 4 चीज़ें। और आपको ये भी याद रखना है कि जब भी हम आपसे संस्कृत व्याकरण में किसी सवाल का आंसर पूछे, अगर आपको ना पता हो तो आप आँख बंद करके क्या बोलेंगे, 4, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर सवालों का जवाब क्या है, 4। जैसे अगर हम आपसे ये पूछे कि विकारी शब्द कितने होते हैं, तो आपको क्या बोलना है, 4। अविकारी कितने होते हैं, 4। समास के कितने प्रकार होते हैं, तो 4। शब्द निर्माण के कितने तरीके हैं, तो 4। तो 10 में से 8 पर क्या करना है आपको, सिर्फ 4 4 4 बोला है। 4 का पहाड़ा ठीक से याद कर लीजिए। तो भाषा पढ़ने के लिए भी हमें कितनी चीज़ें पढ़नी होती है, 4 चीज़ें। और सबसे पहली चीज़ क्या है, उसको हम कहते हैं ध्वनि व्यवस्था। और दूसरी चीज़ क्या है, शब्दावली। और तीसरी बात जो हमें भाषा में पढ़नी होती है उसको हम क्या कहते हैं, व्याकरण। और जो चौथी बात हमें पढ़नी है वो है लिपि। और लिपि के लिए अंग्रेजी शब्द क्या होता है, स्क्रिप्ट। और आपने बचपन से याद कर रखा होगा कि हिंदी की लिपि या फिर संस्कृत की लिपि क्या मानी जाती है, देवनागरी। अब देखिए हमारे सिलेबस में हमें लिपि के बारे में बहुत नहीं पढ़ना है, बस आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है कि संस्कृत की लिपि कौन सी है, देवनागरी है। और देखिए दरअसल हिंदी की लिपि देवनागरी नहीं है, हमने संस्कृत भाषा से लिपि क्या किया है, हिंदी में उधार लिया है। और तो देवनागरी मूल रूप से किसकी लिपि है, संस्कृत की। तो हम क्या करेंगे, कल की क्लास से इन्हीं तीनों बिंदुओं पे बात करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे, आपने बचपन से पढ़ा होगा जो ध्वनि व्यवस्था है और जो शब्दावली है वो व्याकरण के ही अंदर आते हैं। फिर हमने इसको अलग से क्यों लिखा है, तो हम कल की क्लास में इसके ऊपर बात करेंगे। तो हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और तब तक के लिए बाय, और जल्द ही मिलते हैं अगले क्लास में।